जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से यूपी लेखपाल कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम फिर से बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और आपका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि आशा की धातु, क्या सर, आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या लेड? राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। जी हाँ, आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। अच्छा, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा की खानें बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। जादूगोड़ा की खानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं भारत में। विश्व में बात करें तो कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। कहाँ में सर? यूरेनियम उत्पादन में। नंबर 2 पर फिर कौन सा हो जाएगा सर? कनाडा, याद रखेंगे। ठीक है, कनाडा बहुत अच्छे से उत्पादन और भंडारण करता है यूरेनियम का, आप लोगों को याद रखना है। और भारत में जादूगोड़ा की खाने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन या क्रिप्टॉन? तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ तत्व होता है, आपको याद रखना है। विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? विक्रम साराभाई, सीवी रमन, होमी भाभा या सत्येंद्र बोस? तो राइट आंसर क्या होगा? सत्यनाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस इसका राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर डी। जिन्होंने क्या किया था सर? 5वीं अवस्था यानी कि प्लाज्मा, ठीक है, के लिए कुछ गणना की थी, आपको याद रखना है। प्लाज्मा चौथी अवस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एमपीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लट्टू क्वेश्चन है। कह रहा, कयाल क्या होते हैं? डेल्टा होता है, गंगा का डेल्टा, या केरल में दक्कन के पठार की रेगड़ होती है जिसे मिट्टी कहते हैं, केरल में लेगून या तराई मैदान? तो आपको याद रखना, कयाल जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं सर? ये केरल में लेगून जो होते हैं इन्हें कयाल कहते हैं। विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ, केरल के लेगून को कयाल कहते हैं, आपको याद रखना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हम इस वीडियो में दोस्तों 20 प्रश्न करने वाले हैं। 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? प्रभाजी आसवन, अवायवीय किण्वन, शुष्क आसवन या विनाशकारी आसवन? देखिए, साइंस के 4-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि साइंस आपके एग्जाम में, चाहे आप लेखपाल का एग्जाम दें चाहे कांस्टेबल, और लेखपाल में तो 110% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बताइए करा, बायो गैस बायोमास किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो आपको याद रखना, ये अवायवीय किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा सर? अवायवीय किण्वन के द्वारा होती है। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करा, लोक लेखा समिति में कितने कितने सदस्य होते हैं? देखिए, संसद में जो समितियां बनाई जाती हैं सर, 2 प्रकार की जो समितियां होती हैं, ये 2 प्रकार की समितियां होती हैं। समितियां जो होती हैं, समिति जो बनाई जाती है वो 2 प्रकार की बनाई जाती है, एक स्थिर समिति, एक अस्थिर समिति। सर, स्थिर समिति क्या होती हैं? स्थायी समितियां क्या होती हैं? स्थायी समितियां ये हर बार बनती हैं, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, ये स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, फिर अस्थायी समितियां क्या होती है? देखिए, अस्थायी जो समितियां होती हैं, जैसे कस्तूरी रंगन समिति बनी थी, शिक्षा के लिए आई और काम करके चली गई। शिवरमन समिति आई, नाबार्ड की स्थापना की, चली गई। तो ये अस्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, और स्थायी समितियां जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ ये क्वेश्चन आता है, और खासकर आपको ये कांस्टेबल में देखने को मिलेगा और लेखपाल में भी। ठीक है, तो 22 सदस्य होते हैं, जिनमें आपको याद रखना है 15 जो होते हैं वो लोकसभा से, और भैया 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय बाग क्या है? तो आपको याद रखना है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देंगे। कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज, करनाल, नई दिल्ली, बेंगलुरु? राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? विकल्प उत्तर डी होने वाला है, बंगलुरु। बंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, याद रखेंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कि रहा है आर्थ्योलॉजी।
ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में आपके आया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होने वाला है। पक्षियों का अध्ययन जो होता है उसे ऑर्निथोलॉजी का है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा पाल वंश का संस्थापक कौन था? यूपीपीसीएस मेंस 2016 में ये प्रश्न आया है, तो आपको याद रखना है पाल वंश का संस्थापक कौन था। हालांकि प्रश्न बहुत सरल है, गोपाल है। ठीक है, अच्छा, एक महत्वपूर्ण होते हैं धर्मपाल। धर्मपाल आप लोग जानते होंगे, सोमपुरा बिहार, और इन्होंने सोमपुरा बिहार का निर्माण करवाया था और एक विश्वविद्यालय बनवाया था। कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, सोमपुरा बिहार। ठीक है, सोमपुरा बिहार बनवाई थी और एक विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, अच्छा, और भी आपको याद रखना है जो बंगाल वाला आपका क्षेत्र था, बंगाल में सबसे पहले भैया पाल वंश आते हैं। पाल के बाद भैया यहीं पर कौन बनते हैं? सेन वंश भी बैठते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, और पाल वंश से भी पहले यहाँ पर कौन सा वंश था? तो आपको याद रखना शशांक वंश, आपने सुना होगा। वो शशांक जो हर्षवर्धन पराजित, जिसने हर्षवर्धन ने जिसको मारकर कन्नौज पर अधिकार किया था, वो शशांक जो था गौड़ वंश का शासन जो था वो पहले बंगाल पर था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भैया ये बात आपको याद रखना है। और सेन वंश भी बैठा है जिसमें सामंत सेन वगैरह हुए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, पाल वंश के ऐसे ही एग्जामिनर पूछ लिएगा कि बंगाल में पाल वंश के बाद कौन सा वंश गद्दी पर बैठा, तो क्या बोलेंगे सर? सेन वंश गद्दी पर बैठा था, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोपाल होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि अंग्रेजों ने द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो, कौन कौन सर? कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, और सबसे पहले ये मद्रास प्रेसिडेंट और उसके बाद बंबई प्रेसिडेंट दोनों में लागू हुई थी, इसलिए विकल्प उत्तर डी होगा। किसने किसने? तो भैया आपको याद रखना है कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो इन दोनों ने इसको लॉन्च किया था, मतलब ये लाए थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो आपको याद रखना कार्नवालिस। कौन सर? कार्नवालिस ने जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया था, आपको याद रखना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कार्नवालिस जो लाया था वो कौन सी जमींदारी प्रथा लाया था? सबसे पहले यही कार्नवालिस ही लाया था, लेकिन कौन सी लाया था? कार्निवालिस। ठीक है, कौन सी लाया था ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ध्यान नहीं रहता है तो गड़बड़ हो जाता है लिखने में, पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, तो कार्निवालिस लाया था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी व्यवस्था लाया था। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, जेपीसीएस, यूपीपीसीएस मेन 2016 सब में पूछा गया। मद्रास प्रेसिडेंट व बंबई प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी मोहर लगाएंगे। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की समझ सकते हैं। सर दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भारत में दादा भाई नौरोजी ने की थी, और उस वक्त इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताई थी। कितनी सर? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताई थी। ठीक है, दूसरे नंबर में आर सी दत्त आए थे इस बारे में, और इन्होंने जो अपनी ये राय लिखी और उन्होंने जो भी बताया कि 20 रुपये आय है इस बारे में लिखी, उन्होंने अपनी एक पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में छापी। और मैं जब भी दादा भाई नौरोजी का नाम लेता हूं ये बात मैं हवस से बताता हूं, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए दादा भाई नौरोजी की बात करें, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्षता करते हैं। कब सर? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की ये अध्यक्षता करते हैं। कौन सा सर? कलकत्ता अधिवेशन की, आपको याद रखना। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और यहीं पर ये स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। ये भी बात आपको याद रखनी, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। और पूर्ण स्वराज तो भैया 1929 के अधिवेशन में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, भाषाओं में दिया जाता है, बताएंगे आप लोग हमें। ठीक है, कितनी भाषा में दिया जाता है। बात करें सर ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले जीएस ग्रुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और चिदम्बरा के लिए हिंदी भाषा में सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को गया था। यह भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रेटिना, पुतली, कार्निया या श्वेत पटल? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैंने आपके लिए 30 दिन का फतेह बैच स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री फतेह बैच स्टार्ट किया है 30 दिन का, जिसमें जीके जीएस के टॉपिक वाइज क्लास, जैसे
बहुत बेहतरीन क्लासेज होती हैं। तो उसकी आज 9 बजे प्रीमियम क्लास हुई थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। आज ही 9 बजे प्रीमियम क्लास हो, बहुत बेहतरीन क्लास, और आज हमने पहले दिन की शुरुआत की थी, तो आप उसे ज़रूर देखें। वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगातार उस वीडियो को देखें, लगातार मैं वीडियो अपलोड करूँगा। वो भी आपके एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हर क्लास से आपका 2 नंबर पक्का होगा। स्ट्रैटेजी के, जीएस, जीके, जनरल नॉलेज सबका मिलाकर आता है टॉपिक वाइज। ठीक है, आप उसको जरूर देखें। फतेह बैच आप जरूर, मतलब इसमें जुड़े ही जुड़े। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा सर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुतली होता है। विकल्प उत्तर बी इस क्वेश्चन का होगा। क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा सर? पुतली के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को किससे संबंधित है? ठीक है, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद्र, सीके नायडू या दिलीप सिंह? तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। मेजर ध्यान से संबंधित है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल कल कितनी तारीख को सर? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है सर? 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा टेंडन जोड़ती है। साइंस का अच्छा प्रश्न है ये भी। टेंडन जोड़ता है, बताना है आपको, याद रखने हैं। टेंडन जो होता है ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। विकल्प उत्तर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को याद रखना, छपने वाले प्रश्नों में से है टेंडन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में सुलेखकार के नाम से क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? अच्छा, अकबर के दरबार में सुलेखकार जो थे उनका नाम आपको बताना है। वो कौन से, जिन्हें जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? बताना है। अबुल फजल, मोहम्मद नासिम, तानसेन या मोहम्मद हुसैन कश्मीरी? बताइए। एनडीए 2017 का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यूपीएससी का एग्जाम है एनडीए, तो आप लोगों समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। तेरा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हालांकि लट्टू सवाल है, लेकिन सीएपीएफ में पूछा गया है। कौन सर? राष्ट्रपति होता है। आपको याद रखना, सर्वोच्च, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बात करें सर राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और अनुच्छेद 61 में इस पर महाभियोग है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल अनुच्छेद 61 है और अनुच्छेद 72 है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 और छपने वाला प्रश्न है। 20 प्रश्न करने वाले हैं। 20 में से आपका सर क्या स्कोर रहता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। क्या निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? ठीक है, बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। चलिए मैं 4-5 आपको घास के मैदान बता देता हूं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखना है, ये जो घास के मैदान होते हैं, जिन्हें अलग अलग आप नामों से पुकारते हैं, ये सर कैसे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। याद रखें, कैसे सर? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जिन्हें आप पंपास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उत्तर अमेरिका, जिसे कनाडा में आप कहते हैं उत्तर अमेरिका, कनाडा वाले क्षेत्र में, उत्तर अमेरिका में सर क्या है? प्रेरी। उत्तर अमेरिका में प्रेयरी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका में इन्हें क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, रूस वाले क्षेत्र में, जो रूस वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या कहा जाता है? तो आपको हमेशा याद रखना, जो हंगरी है, बुडापेस्ट, वहां पुस्ताज कहा जाता है। हंगरी, बुडापेस्ट जिसे कहते हैं हंगरी, एक मिनट, हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, वहां पर इन्हें पुस्ताज कहा जाता है। याद रखें, क्या कहा जाता है सर? पुस्ताज कहा जाता है, पुस्ताज। ठीक है, अच्छा, आपको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया जब आप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होगा सर? डाउन्स, इन्हीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, डाउन्स। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आप जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में जब आप जाएंगे तो आपको वेल्ड देखने को मिलेंगे। क्या सर? वेल्ड। ठीक है, और पंपास ही अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पंपास, प्रेरी, पुस्ताज, डाउन्स, वेल्ड अर्जेंटीना में पंपास, और रूस में मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, रूस में है प्रेरी। देखिए, प्रेरी की तरह एक नाम है, मुझे इस वक्त स्टेपीज, हाँ याद आया, स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ है? रूस में, रूस वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप स्टेपीज कह सकते हैं। ठीक है, स्टेपीज। ठीक है, पूरा का पूरा पोस्टमास्टर मैंने कर दिया। जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इन्हीं घास के मैदानों से बनेगा। अच्छा, अब आपको लगा रहा कि सवाना सर क्या है? सवाना एक घास है जो कि सर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उन्हें सवाना कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सवाना जो ब्राजील में आपने पढ़ा होगा, ये सर क्या होती है? ये भैया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान
होती है, जबकि पंपास, वेल्ड, स्टेपीज वगैरह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये छपने वाले प्रश्न है, इन्हें आप याद रखिए, अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर है, और ये भैया दक्षिण अमेरिका का देश है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज का अंतिम प्रश्न, क्या सुंडा जलसंधि दो द्वीपों के बीच स्थित है? ठीक है, इनमें से एक द्वीप जावा है, तो दूसरा द्वीप कौन सा? अच्छा, जावा इंडोनेशिया का द्वीप है, इसकी राजधानी जकार्ता स्थित है। अभी हाल ही में जकार्ता ने अपनी जो इंडोनेशिया ने, क्योंकि जकार्ता डूब रहा है इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया है। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा द्वीपीय देश अगर पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ा द्वीपीय देश तो क्या बताएंगे सर? सबसे बड़ा द्वीपीय देश जो होता है वो इंडोनेशिया ही है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन द्वीपीय देश पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इंडोनेशिया से कौन सी रेखा सर? भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। सुमात्रा द्वीप जो है ये जावा को सुमात्रा से कौन सी सर? सुंडा जलसंधि अलग करती है, याद रखेंगे। ठीक है, सुंडा जलसंधि जावा को सुमात्रा से अलग करती है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जावा को सुमात्रा से, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जावा को सुमात्रा से अलग करती है, छपने वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए 20 प्रश्नों में से सर आपका क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फतेह बैच हमारा जरूर देखें। गारंटी ले रहा हूं, आपका एक भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में जाइए 110% वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फतेह बैच में आप जरूर जुड़ें, और ये जो आपका लेखपाल और कांस्टेबल के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर 20 प्रश्नों का चलता है, इसमें भी आप जरूर जुड़ें। आपको लग रहा होगा कि हाँ किस प्रकार के मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। और भी सारे वीडियोज देखने के लिए लिंक नीचे दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करें, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।